हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं फिलीपींस को लेकर आई एक बड़े रिपोर्ट से। फिलीपींस को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिलीपींस आर्मी ने भारत के आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है और भारत से बातचीत की शुरुआत करी है। ऐसा माना जाता है फिलीपींस आर्मी के इस इंटरेस्ट के पीछे की वजह है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत ने ऑर्गेनाइज किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। और आप सब ने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने कितने इफेक्टिवली एनिमी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया था और इसने अपनी जो कैपेबिलिटी का लोहा दुनिया के सामने मनवाया था। इसने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया, बल्कि आप सबको याद होगा हरियाणा के ऊपर जो फतेह 1 गाइडेड मिसाइल थी उसको भी इसने इंटरसेप्ट किया था और उसके बाद से एरियल एंगेजमेंट में इसकी जो कैपेबिलिटी का अंदाज़ा दुनिया को लग पाया था। और डेवलपमेंट ऐसे समय पर आया है जब फिलीपींस ऑलरेडी अपने एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को और ज़्यादा इन्हांस करने पर लगा है और अब वो नए और एडवांस जो एयर डिफेंस सिस्टम है, प्रूवन सिस्टम है, उनकी तरफ देख रहा है। हालांकि फिलीपीन आर्मी की बात करें तो इस समय वो इजरायली मेड स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम पर आश्रित हैं, लेकिन अब वो आकाश 1S सिस्टम की तरफ भी देख रहे हैं क्योंकि अब यह कॉम्बैट प्रूवन हो चुका है और इसने जिस हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ टारगेट्स को हिट किया है उससे फिलीपीन आर्मी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हुई है। आकाश 1S की बात करें तो इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया है, जबकि इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। ये आकाश सिस्टम का ही एडवांस वेरिएंट है जिसकी रेंज 25 से 45 किलोमीटर तक की होती है और ये 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जाकर के भी टारगेट को हिट कर सकता है। आकाश 1S की बात करें तो इसमें हमें इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर देखने को मिलता है, जो कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो एजाइल और लो एल्टीट्यूड टारगेट्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जैसे कि ड्रोन्स हो गए, क्रूज मिसाइल्स हो गई या फिर गाइडेड रॉकेट्स हो गए। और आपको बता दें कि इसमें एक और ख़ास चीज़ है जो इसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाती है, वो है इसका राजेंद्र फेज्ड एरर रेडार, जो कि 64 टारगेट को साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रैक कर सकता है और 12 मिसाइल को गाइड भी कर सकता है टारगेट के अगेंस्ट। यानी कि यहाँ पर बेहतरीन टारगेट ट्रैकिंग और स्ट्राइक कैपेबिलिटी फिलीपीन को ऑफर होगी अगर वो इसको लेते हैं तो। दरअसल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक बड़ी अचीवमेंट तब मिली थी या इसको बड़ा रिकॉग्निशन तब मिला था जब पाकिस्तान ने फतेह 1 गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया था, जिसकी रेंज 140 किलोमीटर से ज़्यादा की थी। और इस फतेह 1 रॉकेट को भारत के आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया था। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से और कई गाइडेड मिसाइल्स फायर करी गई थी जिनको इजीली आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने टारगेट किया था और उसके बाद से पूरी दुनिया में इसका लोहा माना गया। इनफैक्ट भारत भी इस चीज़ को लेकर इतना आश्वस्त नहीं था कि आकाश की कैपेबिलिटी क्या है और भारत को भी इस एयर डिफेंस सिस्टम की असली ताकत का पता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही लगा था। और यही कारण है कि इस समय भारत भी इनकी संख्या को बढ़ा रहा है और जो मित्र देश हैं वो भारत के साथ इनको खरीदने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1A को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 1A को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसमें अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन तो चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को फ्रेश रीसर्टिफिकेशन साइकिल से गुजरना पड़ सकता है। उसके पीछे का कारण ये है कि अभी जो अस्त्र मार्क 1 इंटीग्रेट करी गई थी तेजस में वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन की एयरक्राफ्ट है जिसको आप LSP एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, जिसमें हमें मैकेनिकली स्कैन रेडार देखने को मिलता था, लेकिन अब मैकेनिकली स्कैन रेडार से ट्रांजिशन एसर रेडार में हुआ है, जिसके चलते कुछ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिले थे जो कि रिवैलिडेशन की मांग करते हैं और ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी भी है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें फिर से होती दिखाई पड़ेंगी। हालांकि अगर आप मैकेनिकली स्कैन रडार की बात करें तो ये रडार बीम्स को डायरेक्ट करने के लिए जो फिजिकल मूवमेंट है उस पर रिलाई करते हैं, जबकि एसर रडार में जो इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग है वो यूज़ होती है, जो कि इनहेंस्ड एजिलिटी, प्रिसीजन और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी ऑफर करती है। हालांकि यहाँ पर कुछ जो अपग्रेड्स हैं वो भी हमें काफ़ी देखने को मिले हैं जो कि तेजस के पक्ष में है। इस अपग्रेड के चलते कुछ नए डिफरेंसेस भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि सिग्नल प्रोसेसिंग और वेव फॉर्म जनरेशन हो गया। एसर रडार बेसिकली एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक को एम्प्लॉय करते हैं, जिसमें हमें जो डिस्टिंक्ट वेव फॉर्म है वो जनरेट होती दिखाई पड़ती है इनके प्रेडिसेसर के तुलना में। और इन चेंजेस के चलते जो रडार कम्युनिकेट करता है अस्त्र मार्क 1 से उसमें कुछ चेंजेस नोटिस हो सकते हैं। तो ऐसे में जो रिकैलिब्रेशन है वो इंश्योर करना ज़रूरी है ताकि जो एक्यूरेट टारगेट ट्रैकिंग और एक्विजिशन है वो हमें देखने को मिले। इसके बाद जो डेटा लिंक हैंडलिंग है उसमें भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो एसर रडार होता है इसमें हमें इम्प्रूव डेटा लिंक कैपेबिलिटी देखने को मिलती है जो कि अपडेटेड इंटरफेसिंग प्रोटोकॉल्स को रिक्वायर करती है। और ऐसे में जो सीमलेस कम्युनिकेशन होता है रडार और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम के बीच में वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें जो मिसाइल प्रिसाइज डेटा को प्राप्त करती है फ्लाइट के दौरान उसको इंश्योर करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर एक बार फिर से देखना पड़ेगा, अन्यथा चीज़ें ऑन ट्रैक है। अगली बड़ी अपडेट एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। हाल ही में नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, जिसको आप एनएएल के नाम से जानते हैं, इनके तरफ से एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करी गई है और ये अनाउंसमेंट इनके 2024-25 के एनुअल रिपोर्ट में रिवील करी गई है, जहां पर इन्होंने कहा कि इन्होंने एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए कटिंग एज लो रडार क्रॉस सेक्शन अल्ट्रा वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंटीना को विकसित किया है, जो कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए है। ये एक इनोवेटिव एंटीना है जो कि एयरक्राफ्ट की बॉडी पर माउंट किया जाएगा। ये न सिर्फ एमका के स्टेल्थ प्रोफाइल को एनहांस करेगा, बल्कि इसके साथ ही साथ जो एक्टिव रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन है, इसको भी ये इनेबल करेगा और ये भारत के 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी का ये लो रडार क्रॉस सेक्शन अल्ट्रा वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंटीना जो है, ये बेसिकली एमका के एयरफ्रेम में इसका सीमलेस इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा और ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एक्टिव रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा। इस वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंटीना को विकसित किए जाने के बाद भारत में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग किस हद तक आगे बढ़ चुकी है, इसका प्रमाण हमें मिला है। यह फ्लश माउंटेड जो इंटीग्रेशन होगा इस विशेष उपकरण का एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में, इसके लिए प्रिसाइज अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल के साथ में होगी या रैम कोटिंग के साथ में होगी और कंपोजिट एयरफ्रेम के साथ में होने वाली है। और इसके बाद जो एमका का आरसीएस है, वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलेगा। हमने उससे पहले भी कहा था कि आने वाले भविष्य में एक के बाद एक जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है वो आपको विकसित होती भारत में ही दिखाई पड़ेंगी, जो कि हमारे एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाली हैं। अब इस प्रकार की कभी कल एक अपडेट सामने आई थी, जहां पर जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको लेकर जो बिड सबमिट करने की डेट है एमका में, वो 31 अगस्त 2025 तक कर दी गई है और माना जा रहा है कि 2029 तक एमका के जो 5 प्रोटोटाइप्स हैं वो बना के तैयार कर दिए जाएंगे। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक्चुअली 2 फेज़ में पूरा होने वाला प्रोग्राम है। फर्स्ट फेज़ को लेकर कल ही रिपोर्ट में बताया गया था कि फर्स्ट फेज़ के अंतर्गत जो 5 प्रोटोटाइप्स हैं, ये 2029 तक बन जाएंगे और उसके बाद 2032 से इनके प्रोडक्शन को स्टार्ट किए जाने का जो एक एम्बिशियस टारगेट है, वो रखा गया है। फेज़ 1 में जो एमका देखने को मिलेगा, उसमें हमें जो बीस्ट मोड है वो भी देखने को मिलेगा। बीस्ट मोड में बेसिकली होगा ये कि ये नॉन स्टेल्थ मोड में भी ऑपरेट कर सकेंगे, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर हथियारों को इंटरनल वेपन बे में भी कैरी किया जा सकेगा और अगर स्टेल्थ की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो बीस्ट मोड में ये एमका मार्क 1 अपने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में हथियारों को कैरी कर पाएंगे। अब इसका बेनिफिट ये है कि बीस्ट मोड में इनकी जो फायर पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये मैसिव पेलोड को कैरी करेंगे और एनिमी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि जब स्टेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इंटरनल वेपन बे में हथियारों को कैरी किया जा सकेगा। तो इस प्रकार की जो आरसीएस टेक्नोलॉजी है, ये उस समय भी काफ़ी यूज़फुल साबित होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।